गिरजाघर गोदौलिया चौराहे के पश्चिमी भाग में मार्ग के दक्षिण तरफ एक गुमटी थी और कांग्रेस के कार्यकर्ता राम लखन चौरसिया जी की वह दुकान थी। उस दुकान में मगही पान खाने के लिए लोगों का जमावड़ा रहा करता था। राम लखन जी खादी का कुर्ता पहने हुए वह पान लगाते थे और झूमते जाते थे। उनके स्वरूप को देखकर आनंद तो होता था। उनकी दुकान पर जो साहित्यकार थे, राजनेता थे, वो भी आते थे, कवि थे, उनकी भी उपस्थिति होती रहती थी और मैं भी प्रायः जाता था। 3 लोगों के साथ मैं वहाँ गया और हमने कहा कि मगही पान लगाइए। उस समय मगही पान 4 आने का 1 मिलता था, यानी हम 3 लोग थे तो 12 आने देना पड़ता था। वहाँ पर प्रेमलाल जी से मुलाकात हो गई। प्रेमलाल जी देवरिया जिले के यानी कुशीनगर के पार्श्व में स्थित कुड़वा के निवासी थे। उनकी वेशभूषा यानी पूरे आधुनिक परिवेश में रहती थी। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि मैं कुंडवा नरेश राजा कुंडवा के साथ रहता हूँ। हमने पूछा कि आप कब से हैं? कहा कि बहुत पहले से हैं, उनके साथ में अब विभिन्न क्षेत्रों में भी जाया करते हैं। हमने हमारे पिताजी के मुंह से कुड़वा, बांसगांव, तमुकही और सलेमगढ़ की चर्चा उनसे मिली थी, क्योंकि हमारी पितामही गोपालगंज के हथुआ राज के लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर पचलखी गांव की थी। उनके पिता हथुआ राज में गुरु थे, राजगुरु थे। इसलिए वह बचपन में सलेमगढ़, तमुकही और बांसगांव की चिड़ैया की कहानी कहा करती थी। हमारे पिताजी उन घटनाओं से उनसे सब परिचित भी थे और 1946 में तमुकही के राजा चुनाव में खड़े हुए थे। जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा माने कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े थे। मतदान करने का अधिकार हमारे गांव में केवल 5 लोगों को था। 5 लोगों को इसलिए था कि जिनके पास भूमि की उपलब्धता होती थी उन्हीं को सक्षम माना जाता था। चर्चा घर में भी आई थी। उस कालखंड में मैं 4 वर्ष का था और यह बराबर आवाज़ आती थी कि दही चिवड़ा राज के, ओटावा सुराज के। ये इतना कम से कम हमारे दिमाग में स्मरण होता है। तो प्रेमलाल जी से मैं प्रभावित हुआ। हमने कहा कि अच्छा है। उन्होंने कहा कि आप चलिए, हम मिलवाते हैं, आपसे बातचीत होगी। मैं वहाँ गया। कुंवर साहब बैठे हुए थे, उनके साथ 10-12 लोगों की संख्या थी।
वह एक तरह से उनका दरबार सा था। उन्होंने मेरे संबंध में जानकारी चाही। हमने बताया कि देवरिया जनपद के पूर्वी भाग में नूनार का निवासी हूँ। नूनार का भी प्रकाश अन्य क्षेत्रों में था, जहाँ उसके प्रभाव, उसके ताप का विस्तार भी था, वहीं संगीत साधना और संतत्व की परंपरा का फैलाव भी था। कुंवर साहब प्रभावित हुए और उन्होंने जब यह जाना कि ये शिक्षक हैं, तो उनके मन में आवश्यकता महसूस हुई अपने बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था के संबंध में। उन्होंने कहा कि हमारे पुत्र हैं, उनके शिक्षण का कार्य करना है, क्योंकि जो शिक्षक थे, पढ़ाते थे, वे चले गए या उन्होंने इनकार कर दिया। हमने स्वीकार किया कि हाँ, मैं शिक्षण करूँगा। उस समय मैं जयनारायण कॉलेज में प्राध्यापक पद पर आसीन था और शिक्षण की व्यवस्था में भी तत्परता थी और हमारे संस्कार में भी प्रशासन, नियंत्रण और संगठन संयोजन का भाव था। यह मेरे अध्ययन काल में भी अर्जित था और मेरे शिक्षण काल में भी वह सतत बना रहा। कुंवर साहब से संपर्क बढ़ता चला गया। उनमें संगीत के प्रति अभिरुचि थी। साथ ही जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनके साथ भी वो संगत किया करते थे। राजनेताओं में, चाहे कांग्रेस के हों या समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी के हों या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हों, वे सब उनके यहाँ इकट्ठे हो जाते थे। कि चाहे प्रयोजन कुछ भी हो, लेकिन सहायता की आवश्यकता सबको रहती थी। समाजवादी पार्टी के नेता भी आते थे और सलेमगढ़ रियासत के आनंदेश्वर प्रसाद सिंह भी यदा कदा उनके यहाँ उपस्थित हो जाते थे, क्योंकि वह रिश्ते में उनके कुछ लगते थे, छोटे थे। लेकिन कुंवर साहब आनंदेश्वर कुमार सिंह प्रसाद सिंह जी का आदर करते थे। आनंदेश्वर प्रसाद सिंह जी समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व करने वाले थे। काशी में उनका प्रभाव था। उन्होंने पुनः आग्रह किया कि हमारे बच्चों के शिक्षण की आप व्यवस्था सुनिश्चित कर लीजिए। मैं तैयार हो गया और शिक्षण कार्य प्रारंभ करने लगा। यहाँ से अब छात्र के भाव का अभिव्यक्तिकरण आवश्यक होगा। जो बालपन होता है, बालपन में जितनी चतुराई होती है, जितनी तत्परता होती है, जितने अपने अनुभव का, अनुभूतियों का बोध होता है, उसको व्यक्त करने की क्षमता होती है और खेलने का आनंद होता है, बच्चों के साथ बैठने का। लेकिन एक राजकीय परिवार के होने के नाते सामान्य बच्चों के साथ जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। इस नाते बच्चे आपस में ही खेलते थे।
बड़े पुत्र का नाम था उनके उपेंद्र कुमार सिंह, और दूसरे पुत्र का नाम था सुरेश कुमार सिंह। और उनकी एक मौसी भी थी, यद्यपि वह उनसे आयु में छोटी थी। वो कृष्णा थी, वो रसूलपुर स्टेट की माने पुत्री थी। और इन तीनों के शिक्षण की व्यवस्था मैंने शुरू की। मुझे उनके आचरण, व्यवहार और बच्चों की स्वाभाविक सहज प्रक्रिया का पूर्वत बोध था, जिसको मैंने अपने अध्ययन काल में प्राथमिक स्तर से पूर्व माध्यमिक स्तर और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर तक अध्ययन करते समय छात्रों के मन में जो भाव रहता है, विचार रहता है, उत्कर्ष रहता है, अपकर्ष रहता है, अब घूमने घुमाने की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, चिढ़ने और चिढ़ाने का जो बोध होता है, उससे मैं परिचित था। जब मैं इनको शिक्षण करने के लिए कमरे में पहुंचा तो सबसे पहले मैं दरवाज़ा बंद कर दिया करता था, क्योंकि बच्चों के मन में अपनी दादी, अपनी नानी यानी माता मही और पितामही, अब पितामह और मातामह के पास आश्रय पाने का भाव होता है। वहाँ पर उनकी माता मही भी थी और माता मह भी थे, और माता की भी जो माँ है वह भी थी। वहाँ बच्चों के पर प्रशासन करना, उनके शिक्षण का संचालन करना, उसको दंडित करना, ये बड़ा कठिन होता है। इसलिए हमने दरवाज़ा बंद करा दिया और उनको आवश्यकता अनुसार प्रताड़ित भी करने लगे। आज उनकी अवस्था भी काफ़ी हो चुकी है। कुंवर उपेंद्र कुमार सिंह जो इस समय दिलीप नगर स्टेट के पूर्व नरेश के रूप में जाने जाते हैं, और कुंवर सुरेश कुमार सिंह दिवंगत हो गए कुछ वर्षों पहले। उन दोनों का शिक्षण कार्य मैं करता था। उनकी आदतें कुछ ऐसी थीं कि जो पूर्व शिक्षक थे, जब वे टेबल पर बैठ कर कुर्सी पर बैठ करके और अपना पैर मेज के नीचे जो आधार होता है उस पर लगा देते थे, तो मेज के तीनों पाए में, दोनों अगले दोनों पायों में रस्सी बांध करके और फंदा लगा करके उनके दोनों पैरों में डाल देते थे। शिक्षक जैसे उठते तो वह हड़बड़ा जाते थे। इस प्रकार की घटनाएं बच्चों में थीं और उससे वो उनके शिक्षण से विमुख हो गए। उपेंद्र कुमार सिंह, कुंवर सुरेश कुमार, स्वर्गीय कुंवर सुरेश कुमार सिंह में ये बोध था, लेकिन कृष्णा जी जो रसूलपुर स्टेट की कन्या थी, उनके भीतर असीम आज्ञा पालन का भाव था और वे सारी चर्चाएं कर दिया करती थी। पढ़ने में उनका ध्यान था। उपेंद्र कुमार सिंह जी
सुरेश कुमार सिंह जी भी अध्ययनशील थे। उस समय बेसेंट थियोसॉफिकल स्कूल में वह शिक्षा ले रहे थे, जो एक सुयोग्य संस्था उस कालखंड में मानी जाती थी। कुंवर उपेंद्र कुमार सिंह और कुंवर सुरेश कुमार सिंह, जब मुझे वहाँ जाने का अवसर नहीं मिलता था तो एक बुद्धन उनके सेवक थे, जो कुड़वा के ही एक गांव के थे, और कई सेवकों का समूह, सेविकाओं का समूह वहाँ पर रहता था। वो सहरा कोठी के नाम से जानी जाती थी, और रथ यात्रा के पास कुड़वा कोठी एक थी। उस कोठी का भी हमने दौरा किया था और वहाँ भी इन लोगों का शिक्षण किया था। जब मैं वहाँ उपस्थित नहीं हो पाता था तो बुद्धन दोनों को, कुंवर उपेंद्र को, कुंवर सुरेश कुमार सिंह को, जो चल सकते थे उनको लेकर के आते थे, और कुंवर सुरेंद्र कुमार सिंह को कंधे पर बिठा लेते और कुंवर उपेंद्र कुमार सिंह को अपनी कांख में रख लेते थे, और इस प्रकार चारों को लेकर के जो सदानंद बाजार है उस आवास में स्थित भवन में मैं निवास करता था, पहुंच जाते थे। उपेंद्र कुमार सिंह उस समय अध्ययनशील थे। कुंवर सुरेश कुमार सिंह में जो गृह कार्य है, जो कार्य दिए जाते थे, उस समय विलम्ब तो होता था, लेकिन उनमें एक दृष्टि थी। वो सोचते थे कि अपनी व्यवस्था, अपनी सामाजिक व्यवस्था, अपनी पारंपरिक व्यवस्था की सोच कैसे हो सकती है, उस पर विचार किया करते थे। सुरेंद्र कुमार सिंह बहुत जिद्दी थे, उनके मन में भी जिद हो जाता था, उसको त्यागते नहीं थे। और कुंवर वीरेंद्र कुमार सिंह मन मंटू में एक प्रवृत्ति थी, यानी उनमें एक प्रवाह था। वे दौड़ते थे शिक्षण के प्रति अभिरुचि। 4 वर्ष की अवस्था के सुरेंद्र जी थे और 3 वर्ष की अवस्था के मंटू जी थे। बुद्धन ने हमसे कहा, जो मैं पढ़ाता था, जिस अक्षर ज्ञान कराता था, तो सुरेंद्र कुमार सिंह जी उसको भूल जाते थे, और फिर दूसरे दिन जब पूछता था तो उनको याद नहीं रहता था। बुद्धन जो उनका सेवक था, उन लोगों के साथ रहते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मास्टर साहब, अगर 5 वर्ष का बच्चा नहीं होगा तो उसमें ग्रहण करने की क्षमता नहीं होगी, तो आप केवल खेलने की व्यवस्था कीजिए। 5 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत ही बच्चे में ग्रहण करने की क्षमता पैदा हो सकती है। कौन जानता था कि एक गांव का में निवास करने वाला व्यक्ति इतना चिंतन कर सकता है, मन स्थिति का अवलोकन कर सकता है कि जब तक बच्चे के मनोमस्तिष्क में परिपक्वता नहीं आती है, तब तक ज्ञान का बोध नहीं होता है। अक्षर चाहे कितना भी सिखाइए, कक्षा 2-3 वर्ष की आयु के, 4 वर्ष की आयु के बच्चों को चाहे कितना भी अक्षर का बोध कराइए,
लेकिन उसका ज्ञान 5 वर्ष के अवस्था के बाद ही स्थिर होता है। यह बोध बुद्धन के द्वारा, जो पढ़ा लिखा नहीं था, उस व्यक्ति से मिला। लोग कहा करते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी बीए पास हो जाना, एमए पास हो जाना, पीएचडी कर लेना, यह ज्ञान का बोध नहीं है। वह एक विषय का, एक पाठ्य विषय के ज्ञान का केवल बोध है, जीवन का बोध नहीं है। व्यक्ति में किस अवस्था में परिपक्वता आती है, वो परिपक्वता का बोध रखने वाला गांव का जो कागज को, मसी को जिसने छुआ नहीं है, वह समझता है। लालजी यादव उसी मनोवृत्ति के व्यक्ति थे। वह भी पढ़े लिखे नहीं थे। दस्तखत बनाना, लालजी लिखना केवल याद करते थे, किंतु उनके भीतर समर्पण का भाव था। बुद्धन बच्चों की संस्था में ले आने का कार्य करते थे, उनके साथ चलते थे। छोटे बच्चों की शिक्षा की जहाँ व्यवस्था होती थी जिस संस्था में, उसमें ले जाते थे। इस प्रकार संस्कार देने वाला जो व्यक्ति होता है, व्यक्तित्व होता है, जो समाज होता है, उस समय बहुत पढ़े लिखे का महत्व नहीं होता है। जिसके भीतर जीवन का अनुभव है, जिसने प्रत्येक पीढ़ी को, प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक वर्ष का अवलोकन किया है। जो बच्चा धीरे धीरे गतिमान होता है, बढ़ता है, और वह जब बड़ा होता है, बुढ़ा होता है, तो निकट में रहने वाला व्यक्ति ही उसको पहचान पाता है। दूर दराज के व्यक्ति 5 वर्ष या 7 वर्ष की आयु के बच्चे का, जिसका विकास 60 वर्ष की आयु का हो गया हो, वह नहीं पहचान सकता। किंतु माँ प्रत्येक पल बच्चे के विकास की गति देखती है। इस नाते वह वृद्धावस्था में भी अपने पुत्र को पहचानती है, अपनी पुत्रियों को पहचानती है, क्योंकि यह नित्य प्रतिका होता है। शिक्षक एक विशेष कालावधि की पहचान का होता है। मेरे भी विद्यार्थी इन 39 वर्षों में अपने अध्यापन, अपने प्राचार्यत्व काल में भी हमने देखा है। लेकिन कभी कभी बच्चे आते हैं, अब बाहर जाते समय दिखाई पड़ते हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या आप हमको पहचान रहे हैं? मैं पहचान नहीं पाता हूँ, क्योंकि जिस कालखंड में 68, 66, 65, 64 के कालखंड के बच्चे तो एक विशेष आयु वर्ग के हो जाते हैं। जिन्होंने 95 और 96 वर्ष के भी कालखंड में शिक्षण में थे, उनको भी आज पहचानना कठिन हो जाता है। लेकिन जब वो नाम पुकारते हैं, जिनके भीतर अगर कोई शरारत का भाव होता है, उनके भीतर कुछ नेतृत्व की प्रक्रिया दिखाई पड़ती है, आंदोलनरत रहने का भाव दिखाई पड़ता है, उन बच्चों के नाम तो हमेशा याद रहते हैं। क्योंकि संस्था में अपने शिक्षण काल से ही हमने जो शैक्षिक प्रशासन की व्यवस्था है, उसके प्रशासन का दायित्व का निर्वहन किया है, और अपने अध्ययन काल में
भी हमने उसके विविध रूपों स्वभावों के संबंध में देखा है और प्रशासनिक व्यवस्था की है। चाहे कक्षा का प्रशासन हो, चाहे विद्यालय का प्रशासन हो, वो प्रशासन में मेरा अनुभव रहा है। इसलिए बच्चों की प्रकृति, बच्चों के स्वभाव, बच्चों की भूमिका, बच्चों की प्रवृत्तियां, बच्चों के उद्देश्य का बोध होता है। स्वर्गीय वर्तमान कुड़वा के उपेंद्र कुमार सिंह, स्वर्गीय सुरेश कुमार सिंह और सुरेंद्र कुमार सिंह, कुंवर वीरेंद्र कुमार सिंह, नरेंद्र कुमार सिंह, अब चूँकि घर का नाम याद आता है, अब वह नाम नहीं याद आता है, तो इन सारे जो कुंवर लोग हैं, यानी उनको हमने बचपन की पृष्ठभूमि में देखा है। उनकी क्रियागत, उनके क्रमागत, उनकी दिशा, उनका विस्तार मैंने अनुभव किया है। और वह जो रियासत है, लंबे चौड़े विस्तृत क्षेत्र में आजमगढ़ तक भी उसका विस्तार रहा है और उसका नियंत्रण करने का भाव सबके भीतर विद्यमान रहा है। संगठन करने की क्षमता सब में अपने अपने ढंग की रही है और वे उसमें सफल हैं। कुंवर उपेंद्र कुमार सिंह और स्वर्गीय कुंवर सुरेश कुमार सिंह की स्मृतियाँ मुझे याद आती हैं। एक बार चौक से रिक्शे पर मैं बीच में बैठा था और दोनों अगल बगल थे बैठे हुए। जब गोदौलिया चौराहा निकट आने वाला था, बड़ी गोदौलिया का, कोई रिक्शा वाला उनसे भिड़ गया। वो दोनों उतर गए और उसकी ओर आगे बढ़े तो हमने हाथ रोक दिया, क्योंकि वह किशोरावस्था थी। किशोरावस्था में जो तेज होता है, जो ताप होता है, जो प्रवाह होता है, उसका प्रभाव ज़्यादा दूर तक दिखाई पड़ता है। और सुरेश कुमार सिंह में व्यावसायिक बोध था, विस्तार था और वे इसमें सतत क्रियाशील थे। कुंवर उपेंद्र कुमार सिंह में व्यवस्था का, संचालन का, संरक्षण का बोध था और उस विषम स्थिति में जहाँ अनेक प्रकार के संघर्ष होते थे, प्रतिद्वंदिता होती थी, दमन करने का भाव राजनेताओं में होता था, उस कालखंड में हमने देखा है उनसे जूझते हुए। यह बीज उस समय प्रस्तुत किया था हमारे कार्यक्रम के दौरान, जिस समय जहाँ मुंशी प्रेमचंद का प्रेस हुआ करता था, जहाँ से हंस पत्रिका संपादित होती थी, वहाँ पर एक चिकित्सालय खुला हुआ है जहाँ जांच की कार्यवाही होती है। बीएमबी गुप्ता जी थे और चार दक्षिणी के विधायक डॉक्टर रजनीकांत दत्ता भी थे। वह उनके पक्ष में थे, लेकिन जिस भूमि का आहरण किया जा रहा था वह भूमि राजा कन्हैया कुमार सिंह की थी और वहाँ पर दीवार वो खड़ी करना चाहते थे। हमने दीवार का ध्वंस करा दिया। उसमें विवाद इस सीमा तक बढ़ा कि एक विधायक और कुंज बिहारी गुप्त जैसे व्यवसायी का पुत्र वे
एक तरफ था और दूसरी तरफ उपेंद्र कुमार सिंह जो बालक थे, कुंवर सुरेश कुमार सिंह जो बालक थे, किशोर आयु थी, वो संघर्ष करना पड़ा था। दशाश्वमेध थाने में शिकायत गई, विधायक की शिकायत थी और वहाँ पर कन्हैया कुमार सिंह का ताप था। जो थानाध्यक्ष थे वो उनको भली भांति जानते थे। वो आजमगढ़ के थे, आजमगढ़ के निवासी थे। उनके भीतर प्रशासन की व्यवस्था थी। वह कालखंड कुंवर उपेंद्र कुमार सिंह और कुंवर सुरेश कुमार सिंह के भीतर पहला अनुभव था। जब समस्याएं आती हैं, समस्याओं से लड़ना पड़ता है और निसंदेह समस्याओं के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता है। जिसके सामने जितनी समस्याएं आएंगी उससे उनके व्यक्तित्व का इतना ही विस्तार होगा। और विस्तार की जो सीमा होती है वह क्षेत्र के अनुसार होती है। कभी कभी वह राष्ट्र का स्वरूप भी लेती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिसने कभी समस्याओं को झेला नहीं, समस्याओं को जाना नहीं, समस्याओं से वह निपटा नहीं, समस्याओं से वह उलझा नहीं, उसके व्यक्तित्व में परिपक्वता नहीं आ पाती है। कुंवर उपेंद्र कुमार सिंह में वही कालखंड का बीज है और अपने कुल का जो संस्कार रहा है उस संस्कारों के अंतर्गत उनमें निर्भीकता थी और संघर्ष हुआ। आजमगढ़ का क्षेत्र, बांसगांव चौरिया का, नारायणी तक का, रेता तक का परिक्षेत्र, विभिन्न परिक्षेत्रों में लोगों का प्रभाव, निर्माण, सबसे संघर्ष करना राजा कन्हैया कुमार सिंह के द्वारा जो संगठन था वह संगठन सदैव कुंवर उपेंद्र कुमार सिंह के साथ था। विस्तृत चरित्र, संघर्षों से जूझता हुआ व्यक्तित्व, संघर्षों में जीता हुआ व्यक्तित्व निश्चय ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है यदि उस समय अपने ध्येय के प्रति ईमानदारी हो, नैतिकता हो, निष्ठा हो। जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो। नेतृत्व वही करता है जिसके भीतर पालन की प्रवृत्ति होती है, लोगों को एकत्र करने की भावना होती है। मुझे एक स्मृति याद आती है, राम मनोहर लोहिया के लेखन में उन्होंने कहा था, जिस समय समाजवादी पार्टियों के नेता उनके यहाँ पहुँचे थे, अब बराबर वो चुनाव हार रहे थे। लगभग 10-12 की संख्या में उनके आवास पर इकट्ठा थे और समाजवादी तो बोलने में चतुर तो होते ही हैं। राम मनोहर लोहिया जी को कहना शुरू किया कि आपने हमारा जीवन बिगाड़ा, आपने हमारे विकास को तोड़ा, अपने पीछे घुमाया और आज हम अपने अभावों में झेल रहे हैं। लोहिया जी सब पीते रहे, प्रत्येक के एक एक के शब्द बाण को वह सहते रहे। ऐसा लगता था
कि वह भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में खड़े हों और अर्जुन के बाण उनके शरीर में घुस रहे हों। लोहिया जी ने सब कुछ सहन किया शब्द बाण को, और उनके आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी। जब आंसुओं की धारा उन कार्यकर्ताओं नेताओं ने देखी तो वे पिघले और उनको ढाढ़स बंधाने लगे कि हम चलेंगे, आप जो कहेंगे वो करेंगे। लोहिया जी ने यह कहा था कि आपको हमने कुछ दिया नहीं, लेकिन देने के लिए यही आंसू है जो मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे कहने का आशय यह है कि नेतृत्व में आने वाले लोगों के दुख सुख और उनकी प्रकृति, उनके विस्तार, उनके आचरण, उनकी कार्यशीलता, उनकी कर्मशीलता और उसकी आवश्यकता का जो बोध करता है वही नेतृत्व करता हूँ। आज भारत का नेतृत्व जिसके हाथ में है वह कहीं से गढ़ा गया है, संस्कृत हुआ है, संस्कार मिला है, अनेक वर्षों तक उसने हर जिले में, प्रांत में, गांव में दस्तक दी है और जोड़ा है संगठन के साथ, संघ के साथ। स्वयंसेवक की भूमिका रही है। एक स्वयंसेवक एक दीप जलाता है, लेकिन प्रचारक दीप जलवाता है उन्हीं स्वयंसेवकों से। आज लाखों लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों दीप जलाने वाले स्वयंसेवक वर्तमान भारत राष्ट्र के पास हैं। और जैन मुनि पुलक सागर जी महाराज ने जो उद्बोधन किया है वह उद्बोधन हमको तो ऐसा प्रतीत हुआ कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं भगवान कृष्ण। जैन मुनि पुलक सागर जी महाराज की वाणी का अजस्र प्रवाह, उसको मैं निष्ठापूर्वक ध्यानमग्न होकर के सुनता रहा, मनन करता रहा, और यह अंत में इस निर्णय पर आया कि आज भी भारत में ऋषियों की परंपरा है और उस ऋषियों की परंपरा में जैन मुनि पुलक सागर जी महाराज हैं। सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने वाले जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने अखाड़ों का निर्माण किया था, शस्त्र सज्ज किया था सनातन की सुरक्षा के लिए, वही पीठों के शंकराचार्य का संबोधन, उनकी प्रतिक्रिया निराशा पैदा करती है। शंकराचार्य जब संन्यास लेते हैं तो पूर्ववृत्त भूल जाते हैं, लेकिन जहाँ पर दो पीठ के शंकराचार्य स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान लेने कहीं पहुँचे हों तो उनमें कितना विश्वास किया जा सकता है। आप ही के ऊपर निर्भर है, आप विचार करें।
लेकिन पुलक सागर जी महाराज में हमने देखा पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव जी महाराज, और उनकी परंपरा में आए हुए अयोध्या राज को त्याग कर तीर्थंकर बन करके समाज के, राष्ट्र के, संस्कृति के, संस्कार के, सनातन के प्रवाह को विस्तार देने वाले आए। और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने जिस परंपरा का निर्वहन किया, जो प्रकाश दिया, उसी प्रकाश के अंतर्गत अनेक मुनियों ने भारत को वाणी दी है। अब पुलक सागर जी महाराज का उद्बोधन तो मुझे गीता के संदेश जैसा प्रतीत हुआ, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक, प्रवर्तक डॉक्टर केशव राम बलिराम हेडगेवार, जो परम पूज्य थे, उनके अवतरण के संबंध में यह व्यक्त करते हुए कहा कि जब भी ऐसा कोई कालखंड जो वितंडा का होता है, विभीषिका का होता है, तो किसी न किसी का अवतरण होता है। मैं चर्चा कर रहा था कुंवर उपेंद्र कुमार सिंह का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कई धाराएं देखी हैं, विपरीत धाराएं देखी हैं, प्रतिबंध भी लगे हैं, जेलों की यात्राएं भी हुई हैं, लेकिन झेलते हुए आज अपने ही संस्कार में निर्मित, अपनी ही धारा में विकसित अनेक महापुरुषों का नेतृत्व आज भारतवर्ष को दिखाई प्रतीत होता है, दृष्टिगत प्रतीत होता है। माँ हमेशा माँ होती है, चाहे उनके पुत्र का जितना भी विस्तार हो, किंतु जो भावबोध रहता है, समर्पण रहता है, वो माँ के प्रति रहता है। कुंवर उपेंद्र कुमार सिंह की मैं चर्चा कर रहा था। राजा कन्हैया कुमार सिंह, कुंवर कन्हैया कुमार सिंह के भीतर संगठन, संयोजन, संचालन, प्रशासन और अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहे। उनकी पत्नी देवी थी, वह भी स्वर्गीय हो गई। यह कहा गया है कि यह प्रीणयेत सुचरितै पितरम सपुत्रो तद यद भार्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम तन मित्रमापदि सुखे च समक्रियम यद एतत्त्रयम् पुण्यकृतो लभन्ते। जो अपने अच्छे आचरणों से पिता को आनंद का बोध कराए, वह पुत्र है। जो अपने पति के हित की कामना में निरंतर बनी रहे, वही पत्नी है। और आपत्ति या आपदा या सुख के काल में जो हमेशा साथ रहे, वही मित्र होता है। कुंवर उपेंद्र कुमार सिंह ने राजा कन्हैया कुमार सिंह के अवसान के बाद, प्रयाण के बाद, उनके भीतर दायित्व आया, उसका उन्होंने पालन किया। और आज भी उनके मन में ये पालन का भाव होना चाहिए, उत्कर्ष का भाव होना चाहिए।
सबको एक साथ जोड़ने की क्षमता रखनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कुंवर उपेंद्र कुमार सिंह और समस्त अनुजों जो स्वर्गीय हैं उनके पुत्र और पुत्रियों के भी भावबोध को स्वीकार करने के आशय से मैं कुंवर उपेंद्र कुमार सिंह जी को के दीर्घायुत्व के लिए कामना करता हूँ कि उनका प्रवाह वैसा ही बना रहे जिसको हमने 1984 के कालखंड में देखा था।